हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ग्रो विथ वीवी में। तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा, ये एक हमारी सीरीज चल रही है 2000 प्रश्नों की, महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की, और हम शानदार ट्रिक से कवर करते हुए आ रहे हैं। पार्ट 4 तक हो गया, ये पार्ट 5 है हमारा। तो जो भी पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं या पिछले के वीडियो जो नहीं देखे हैं, वो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो पर आए, तब चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। हम पूरी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं दोस्तों, पूरी हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ये ऐसे ही चलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारे एग्जाम में पूछे गए, ठीक। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुषाण वंश, ओके। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। अब देखिए कैसे याद होगा कि कुजुल कड़फिसेस ही था, ओके मित्रों। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कड़फिसेस मतलब वो पीसेस में काट देता था। जो कुषाण वंश का संस्थापक था, जिसने स्थापना की थी कुषाण वंश की, वो उसको पीसेस में काट देता था। किसको काट देता? कुषाण को। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया जहाँ भी कुषाण दिया हो आप उसको कुपोषण से समझिएगा, ठीक है। कुपोषण से समझिएगा। कुपोषित कौन होता है? जिसको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, तो हर जगह से पतले हो जाते हैं, मतलब बहुत ही पतले एकदम, मतलब उनके बॉडी में जान ही नहीं होता है, ऐसा आप समझिए। तो कुपोषित जो हो जाता है, उनके बॉडी में जान ही नहीं होगा, तो वो पीसेस, कट पीसेस, उनको पीस काट काट करके खिलाता था ना, उनको पीस काट करके खिलाता था, काट काट करके फीसेस। तो उनमें थोड़ा सी जान आता था। तो जब उसने खिला रहा है, वो सबकी सेवा कर रहा है, तो भाई उसने ही वही संस्थापक हो जाएगा, तो कुजुल कड़फिसेस हो जाएगा। आगे बात करते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण। फिर देखिए, कुषाण मैंने कुपोषण से बोला, अब खड़ी प्रतिमा। बुद्ध, जो बुढ़े लोग होते थे ना, बुढ़े लोग होते थे कुषाण वंश में, उनको खड़ी प्रतिमा, उनको खड़ा करके उनका फोटो खींचा जाता था। देखिए ट्रिक मैं बता रहा हूँ मित्रों, विजुलाइज करिएगा। खड़े होकर के फोटो खींचा जाता था, तो सारी बॉडी का हर एक पार्ट दिखता था, मतलब पैर दिखता है सही से ना, पेट दिखता है, पीठ दिखती है, तो लगता था कि भाई ये वास्तव में कुपोषित हैं। तो यही कुषाण काल में खड़ी प्रतिमा, बुड्ढे की खड़ी प्रतिमा, ये आप समझिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा नहीं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी, दिखाने के लिए भाई सब कुपोषित हो गए। आगे, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? अब देखिए, प्रसिद्ध शासक की बात कर रहे हैं तो तनिष्क। क्यों ये कनिष्क लिखा हुआ है, लेकिन आप तनिष्क समझिएगा। तनिष्क क्यों समझिएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तनिष्क देखिए, सोना बनाता है, ज्वेलरीज बनाता है, ठीक है, तनिष्क। तो ज्वेलरी कौन बनाता है? भाई जो अमीर होगा। तो कुषाण वंश में तो सभी कुपोषित थे, लेकिन ये एक एकलौता तनिष्क था जो कि बहुत अमीर था, तो वही प्रसिद्ध शासक बना। क्योंकि भाई जो अमीर होता है उसी की चर्चा होती है। तो कनिष्क को आप तनिष्क से समझिएगा, तनिष्क से लर्न करिएगा। तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध संस्थापक कौन हो गया? भाई तनिष्क हो गया, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो वो प्रसिद्ध शासक हो गया, ओके। आगे बात करते हैं, कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? अब देखिए, जब कनिष्क है, कनिष्क को तनिष्क समझिए। तनिष्क क्या है? जब उसकी पहली दुकान खुली थी तो उसमें बहुत ज़्यादा पुरुष हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कर हो गए थे ना। राजधानी, दुकान समझिएगा। कनिष्क की पहली राजधानी, जब तनिष्क की जब सोने की पहली दुकान खुली थी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पुरुष हो गए थे, तो उसने उसको क्या किया? दूसरी राजधानी में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी राजधानी बनाया। तो तनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ हो जाएगी? मथुरा। अब मथुरा क्यों हो जाएगी? मथुरा देखिए, मथुरा भाई गोपियों का, जहाँ कृष्ण जी वास करते हैं, उनके साथ गोपियाँ रहती हैं। और ज्वेलरी कौन पहनता है? भाई गोपियाँ पहनती हैं। तो वो बहुत चालाक था, तनिष्क वाला बहुत चालाक था। कनिष्क नहीं, तनिष्क समझिएगा, ट्रिक बता रहा हूँ आप, ठीक है। तो तनिष्क बहुत चालाक था, तो वो बोला भाई जहाँ गोपियाँ ज़्यादा रहेंगी वही तो गहने खरीदेंगी, तो इसलिए मैं मथुरा अपनी दूसरी राजधानी क्या करता हूँ, कर दे रहा हूँ। शक संवत चलाया था, तनिष्क ने चलाया था। अब देखिए, शक संवत, उसके पास भाई सोने ज्वेलरी की दुकान थी, तो उसको सब पर शक होता था, ठीक है, उसको सब पर शक होता था। तो दिन में 7-8 बार शक करता था। अब 7-8 बार हफ्ते में ना, ये समझिए दिन में 7-8 बार शक करता था, और तनिष्क करता था, इसलिए शक संवत चलाया, क्योंकि उसे शक था। आगे बात करते हैं, चीज़ों को समझिएगा। देखिए थोड़ा सा फनी है, बट आप विजुअलाइज अगर करोगे ना तो चीज़ें बहुत सी समझ में आएंगी। आप सोचोगे कि कहाँ से ट्रिक बना दिया, ये कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं मित्रों। 1 से 2 बार आप वीडियो देखना, अगर समझ में नहीं आ रहा है, जितने 50 क्वेश्चंस हैं इसमें, 50 क्वेश्चंस में से अगर आप 50 के 50 नहीं बता ले रहे हो, तो चैनल को भाई अनसब्सक्राइब कर देना, ओके। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अब कुषाण काल में, मैंने बोला कुपोषण समझिएगा, ठीक, कुपोषण ही समझिएगा आप। तो मूर्ति कौन बनाएगा? भाई भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? अब भगवान से समझिए, या फिर इंसान से ही समझिए। मूर्ति कौन बनाएगा? अब वहाँ पर तो इंसान रहने गए थे, सब कुपोषण हो गए थे,
तो जब इंसान बचे नहीं थे तो वो मोटे मोटे लोगों की मूर्तियाँ बनाता था। ठीक है भाई, दिखाना है कि हाँ इंसान है, वर्क कर रहे हैं ना, तो वो मूर्तियों का निर्माण वहीं स्टार्ट हो गया, क्योंकि इंसान तो बचे नहीं थे, सब कुपोषित थे, पतले दुबले लंगड़े लूले सब ऐसे थे। तो मूर्तियों यानी आदमियों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, या फिर भगवान की मूर्तियों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, ये आप समझिएगा कुषाण काल में। फिर अगर मंदिर के निर्माण की मैं बात करता हूँ तो गुप्त काल में। अब देखिए मूर्तियों का निर्माण तो उसने दिखा दिया कि भाई हाँ यहाँ पर स्वस्थ भी हैं, मूर्ति बना बना करके इंसान की बनाता था, भगवान की बनाता था, सबकी बनाता था, उनको मोटा तगड़ा एकदम हट्टा कट्टा बनाता था, क्योंकि वहाँ पर मोटे तगड़े इंसान ही नहीं थे, कुपोषण काल था भाई, कुषाण काल कुपोषण काल था। तो फिर मंदिर का निर्माण, वो मंदिर का निर्माण कौन, चोरी चोरी होने लगा गुप्त काल में, गुप्त तरीके से होने लगा मंदिर का निर्माण। उन्होंने कहा भाई मूर्ति बना दी है, इंसानों की मूर्ति बना दी है, तो भगवान की भी मूर्ति बनानी चाहिए। हाँ, मूर्ति बना दी तो उसने क्या किया, अब मंदिर का निर्माण होने लगा। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में होने लगा, चोरी चोरी लोग मंदिर बनाने लगे हैं, मूर्ति तो कुषाण काल में होने लगा था। आगे बात करते गुप्त वंश का संस्थापक, भाई जो गुप्त होता है ना उसका संस्थापक कोई नहीं हो सकता, सिर्फ श्री गुप्त ही हो सकता है। गुप्त में भी जो सबसे उत्तम गुप्त हो, यानी श्री गुप्त हो। ओके, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ। अब विमान शैली देखिए, मंदिर तो बनाने लगे, अब उसको चोला पहनाने लगे विमान का। ठीक है, उसको विमान का चोला पहनाने लगे कि भाई उड़ जाओ ना। मंदिर तो बनाने लगे गुप्त काल वाले, फिर उसके बाद मूर्तियां तो कुषाण काल वाले बनाने लगे। लेकिन जब मंदिर में विमान शैली का उपयोग होने लगा तो धरती पर, जमीन पर कुपोषण हो गया था। देखिए चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करके समझिएगा। तो मंदिर बनाने लगे तो मंदिर में फिर विमान शैली का योग, यानी उड़ करके जहाज, मतलब चोला पहना लगे कि भाई उड़ करके चले जाओ वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। अब देखिए गुप्त लोग थे ही, गुप्त लोग थे ही, तो वो दशमलव प्रणाली, देखिए किसी भी संख्या के आगे अगर ये 2 लिखा है या 20 लिखा है, इसके आगे अगर यहाँ दशमलव लगा दो तो भाई ये 20 से 2 हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ दशमलव लगा दो ना तो ये 0.20 हो जाता है। तो दशमलव गुप्त थे, वो गुप्त काम करते थे, वैल्यू घटा देते थे लोगों की। ठीक है, तो दशमलव प्रणाली का भी जन्म कहाँ हुआ, गुप्त काल में हुआ। फिर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, कहाँ आधारित है, शक संवत पर। देखिए शक संवत जो था वो कनिष्क ने बनाया था, शक संवत कनिष्क ने बनाया, फिर राष्ट्रीय पंचांग भी उसी पर आधारित कर दिया। चरक क्या थे भाई, चरक को जैसा कि सभी जानते हैं आयुर्वेद के जनक थे, हर कोई वाकिफ है इनसे। आगे बात करते सिल्क मार्ग। अब देखिए सिल्क मार्ग, भाई कनिष्क, कनिष्क का मतलब मैंने बताया था तनिष्क समझिएगा, और कुषाण काल का मतलब कुपोषण समझिएगा। तो कनिष्क जो है, कनिष्क यानी तनिष्क। अब सिल्क मार्ग, भाई सिल्क की जो साड़ी होती है बहुत महंगी होती है, तो सिल्क का मार्ग ही बना दिया। तनिष्क था भाई, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, ज्वेलरी की शॉप है उसके पास, तो क्या किया, सिल्क का मार्ग ही बना दिया तनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, अब देखिए फिर कुषाण वंश, कुपोषण वंश आ गया। कुपोषण वंश जब आ गया तो भाई अंतिम शासक, अंतिम में कौन शासन करेगा, अंतिम में कौन शासन करेगा, तो वासुदेव जी करेंगे, जिसके अंदर देव का वास होगा, क्योंकि वही तो नहीं कुपोषित होगा, देव का वास जिसके अंदर होगा वही कुपोषित नहीं होगा। तो वासुदेव अंतिम शासक बने, क्योंकि उनके अंदर देव का वास था, या वासुदेव को श्री कृष्ण कहिए। कुपोषण वंश था ही, तो उसमें देवता की जरूरत पड़ेगी, वही अंतिम शासक बनेगा, वही सबका उद्धार करेगा। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। देखो भाई गुप्त लोग किसी को दिखते नहीं है, अपना काम आसानी से करके निकल जाते हैं, तो वायु पुराण में ही हवा की तरह आते हैं, हवा की तरह, हवा भी नहीं दिखती है, हवा की तरह आते हैं, हवा की तरह जाते हैं। तो गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, किसने कहा था, बिसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित हैं समुद्रगुप्त। अब भाई सिक्कों पर वीणा कौन बजा रहा है, समुद्रगुप्त बजा रहे हैं। ठीक है, भारत का विस्मार्क, देखिए विस्मार्क से आप बल्लभ भाई, विस्मार्क बल्लभ से याद करिएगा। ओके, भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन, भारत के आइंस्टीन नागार्जुन है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत का मिल्टन अश्वघोष को बोला जाता है। ठीक, मिल्टन अश्वघोष को बोला जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे बोलते हैं, नादिर शाह को, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोलते हैं। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिशेर था। ओके, आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगर देखिए यहाँ पर चीज़ें समझने वाली है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। लेकिन अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बात करता हूँ तो वहाँ पर कौन आया था ना, वहाँ पर आया था मेगस्थनीज, वो यूनानी था। चंद्रगुप्त द्वितीय अगर बोलेगा तो फाहियान चीनी यात्री,
और अगर मैं बोलूँगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य बोलूँगा तो आप बोलोगे मेगस्थनीज, वो यूनानी था, ये चीनी था। ठीक, आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, उज्जैन को बनाया था भाई। चंद्रमा, चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन को बनाया। विक्रम संवत 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। देखिए रजत क्या होता है, जो गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राएं आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चली हैं और इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक मुद्राएं सोने की यहीं चली थी। अब देखिए रजत और स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनका नाम क्या था? रजत, रजत से रूपक, रूपक से आप समझिएगा रुपया। रजत छोटा होता है और स्वर्ण बड़ा होता है ना, कांस्य रजत ये सब होते हैं ना, तो रजत छोटा होता है तो इसको रुपये से कोरिलेट करिए। ओके मित्रों, रजत छोटा है, रजत का पैसा मतलब उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको रुपये से, और अगर स्वर्ण हो जाएगा तो उसको दिनार से। दिनार आपको पता है मुस्लिम कंट्री की मुद्रा है और बहुत ही महंगी है अपने इंडिया की अपेक्षा। ओके, आगे बात करते हैं। आई होप मित्रों चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है पहला था। देखिए पहला क्या, तक्षशिला था ना, फिर नालंदा था, तक्षशिला था, नालंदा था, बिहार में है नालंदा। अब देखिए कुमारगुप्त मतलब बच्चे जो होते हैं ना उनको कुमार बोलते हैं, छोटे बच्चों को कुमार बोलते हैं, या फिर जो कुंवारे होते हैं उनको कुमार बोलते हैं। तो कुंवारे लोगों का काम क्या होता है, पढ़ना होता है, तो उसने विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। राजा का लड़का था भाई, तो उसने विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी कि हम पढ़ेंगे। ओके, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। अब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी, ये मोहम्मद गोरी सेनापति था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछने को मिलता है। आगे बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक तो कुमारगुप्त था, लेकिन विक्रमशिला की अगर मैं बात करता हूँ, विक्रमशिला तो धर्मपाल ना। अब देखिए धर्म की जितनी बातें होते हैं शिला पर लिख दिया जाता था, तो विक्रमशिला धर्मपाल ने कर दिया 770 से 810 ईस्वी में। ओके, आगे बात करते हैं। महरौली स्थित राजा चंद का लौह स्तंभ बनाया था। अब राजा चंद, यहाँ पर भी चंद आ रहा है और यहाँ पर भी चंद आ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राजा चंद्र का लौह, महरौली स्थित राजा चंद्र का लौह स्तंभ किसने बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया। आगे बात करते हैं। गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को, गंगईकोंड राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल है भाई, आम भाषा तो बोलेंगे नहीं, संस्कृत ही बोलेंगे। ठीक है, किसी के समझ में ना आए, संस्कृत देखो नॉर्मली आता नहीं है सबको, हिंदी तो सब जानते हैं, इंग्लिश सब जानते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं जानते हैं, तो गुप्त भाषा ही बोलेंगे। तो उस समय संस्कृत का प्रचलन था, इसलिए संस्कृत बोल रहे थे। आगे बात करते हैं। भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को मैंने बताया क्योंकि सोने की सर्वाधिक मुद्राएं चली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अब भाई गुप्त है तो विष्णुगुप्त अंतिम ही हो जाएगा ना, विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। ठीक है, वर्धन देखिए पुष्य को आप पुष्प समझिए, पुष्प और भूति, भूति मतलब भभूति। पुष्प और भभूति कहाँ मिलती है आपको भाई? मंदिर में देखने को मिलती है। और मंदिर में क्या मिलता है आपको? वरदान मिलता है, वर्धन साम्राज्य, मंदिर में आपको वरदान मिलता है। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? नरवर्धन हो जाएगा। अब पुष्यभूति ना, पुष्प और भूति, उसका संस्थापक कौन हो जाएगा? ये किसके लिए होता है? नरवर्धन ही। जो भूति होती है, वरदान तो समझिए गॉड का है, ये भभूति गॉड ने दे दी, और नर का क्या हो जाएगा? नर ने पुष्प को अर्पण किया भगवान को, तो नरवर्धन हो जाएगा। बातें समझिएगा। देखिए यहाँ पर नर क्या है? नर का आप समझिए पुष्प है, और भभूति समझिए गॉड ने दिया है वरदान, इससे को रिलेट करके ये वाले से। ओके, आगे बात करते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। किसको? कन्नौज को स्थापित किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने। देखिए जब आप भूमि किसी को दोगे तो आपका उत्साहवर्धन होगा। उत्साहवर्धन, भाई मैंने भूमि दे दिया, गरीब को मैंने भूमि दे दिया, लोग गरीब है भाई, तो भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ किया हर्षवर्धन ने, तो उत्साहवर्धन होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? अब देखिए अगर चीनी यात्री ह्वेनसांग की बात करता हूँ तो ह्वेन में भी ह आ रहा है और यहाँ पर भी ह आ रहा है, तो हर्षवर्धन, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक, फाहियान की अगर मैं बात करूँगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ओके मित्रों,
और अगर मैं बात करूंगा किसकी, मेगास्थनीज की बात करूंगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया यूनानी। अब देखिए ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, सी यू की है, सी यू की। ह्वेनसांग ने पुस्तक भी लिखी और बोला सी यू की, तुमको देखूंगा मैं, की को देखूंगा, सी यू ह्वेनसांग। ओके, आगे बात करते, यहाँ पर है यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। भाई ह्वेनसांग गाना बहुत अच्छा गाता था, यात्रियों का मनोरंजन करता था, सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, गाना अच्छा गाता था, तो यात्रियों का मनोरंजन करता था, इसलिए उसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। फिर नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी किसको कहा जाता था, ह्वेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि बाणभट्ट था। ठीक है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। आगे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ये चीज़ें याद रहेंगी आपको। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कौन करवाता था, प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कौन करवाता था, हर्षवर्धन करवाता था, और वो भी कहाँ, प्रयाग में। देखिए कुंभ भी लगता है 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है, ये सारी चीज़ें। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था, जो हर्षवर्धन का भू राजस्व दर था वो 1/6 था मित्रों। ये भी क्वेश्चन पूछने को बहुत बारी देखा है, मिला है। फिर पल्लव वंश का संस्थापक था, पल्लव वंश का सिंह विष्णु। सिंह को कौन पाल सकता है, विष्णु जी ही पाल सकते हैं, सिंह विष्णु। पल्लव वंश को तो सिंह को पालना है भाई, सिंह को पालना है, तो पल्लव, ठीक है, सिंह विष्णु। आगे बात करते, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम। अब पल्लव क्या होता है, पल्लव यानी कच्चा पल्ला, ठीक है। पल्लव बोलते हैं ना उसको, पत्तों को बोलते हैं भाई, आम का पल्लव लाओ, आम का पल्लव, तो आम का पत्ता जो होता है, पल्लव जो होता है वो कच्चा होता है ना, कच्चा ही पत्ता चाहिए हमको, तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगी। नटराज की मूर्ति कहाँ है भाई, चोल वंश, चोल काल की है, जो नटराज की मूर्ति है चोल काल की है। मित्रों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आई नीड योर सपोर्ट। ओके, तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि है क्या एक्चुअल में, ये हमारी एक सीरीज चल रही है। ओके, तो आप उसको देखिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कमेंट करिए। देखिए अगर आप इतिहास ये पूरी सीरीज़ देख ले रहे हैं जो 2000 प्रश्नों का है, तो आई गारंटीड कि हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके मित्रों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।